भारत के इतिहास में अनेक सुंदर रानियां हुई हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन कवियों और चित्रकारों ने अपने अपने तरीके से किया है। आज के वीडियो में भारत की 5 सबसे सुंदर रानियों का वर्णन करूंगा। अंतिम रानी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है रानी पद्मिनी का। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंघल द्वीप, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, कि राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी अत्यंत रूपवती थीं। उनकी सुंदरता के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रानी को पाना चाहता था। रानी की एक झलक ने उसे पागल बना दिया था। रानी को पाने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी। स्वाभिमानी राजपूतों ने अपनी आन के लिए खिलजी से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर ली थी। उन्होंने किले के अंदर पर्याप्त खाने पीने का सामान एकत्र कर लिया था, जिसका उपयोग आपातकाल में करने लगे। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया। खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को मार दिया। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी किले में प्रवेश करता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ जौहर कर लिया था। आइए इस दूसरी महान रानी के बारे में जानते हैं, जिनका नाम सबने सुना और पढ़ा होगा। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि एक ओर जहां हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। महारानी कर्णावती महाराणा सांगा की विधवा रानी थी। वह अत्यंत सुंदरी थी। उनके बारे में इतिहासकारों द्वारा ऐसा झूठ बताया गया कि बहादुर शाह से अपनी रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने मुगल हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी थी, जो एकदम झूठ है। अपनी आन बान शान के लिए, जौहर के लिए सदैव तत्पर रहने वाली क्षत्रियां किसी विदेशी आक्रांता से सहायता क्यों मांगेंगी? बहादुर शाह की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महारानी बड़ी वीरता से लड़ी। महारानी कर्णावती ने अपने दोनों अबोध पुत्रों विक्रमादित्य एवं उदय सिंह को बूंदी के किले में सुरक्षित भेज दिया, और रानी ने अपने शरीर को वहशी दरिंदों से बचाने के लिए हजारों राजपूतानियों के साथ जौहर कर लिया। अगली रानी है भारत के महान शासक महाराज पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज रासो काव्य में संयोगिता स्वयंवर नाम के विभाग में उल्लेखित है कि संयोगिता पूर्व जन्म में रंभा नामक अप्सरा थी। किसी ऋषि के शाप के कारण वह संयोगिता के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई। संयोगिता का उल्लेख विविध काव्यों में भिन्न रूपों में प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो काव्य में संयोगिता, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में तिलोत्तमा और सुरजन चरित महाकाव्य में कांतिमती। वह दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। अपने स्वयंवर से ले जाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा। राजा ने उनके प्रेम का मान रखा और उनके स्वयंवर से उठाकर दिल्ली ले गए। कहते हैं, प्रेम करने वाले लोगों को मिलवाने से अधिक उन्हें अलग करने वाले लोग होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। रानी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विवाह के पश्चात संयोगिता का पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया। उसने अपनी पूरी सेना मोहम्मद गोरी को दे दी, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार मोहम्मद गोरी को मारा और फिर आत्महत्या की, उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का समाचार जब रानी संयोगिता तक पहुंचा, तब उन्होंने सती होने का निर्णय लिया।
और अपनी सारी दासियों व अन्य रानियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। अब अगली रानी का वर्णन करता हूँ, जो एक प्रेमिका के रूप में इतिहास में अमर हो गई। रानी रूपमती मालवा के अंतिम स्वाधीन अफगान सुल्तान बाज बहादुर की प्रेयसी थी। बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम के कथानक को लेकर 1599 ईस्वी में अहमद अल उमरी ने फारसी में एक प्रेम काव्य की रचना की थी और मुगल काल के अनेकानेक सुप्रसिद्ध चितेरों ने उनकी घटनाओं पर कई भावपूर्ण सुंदर चित्र बनाए थे। वह रूपमती अपार सुंदरी थी, उसकी स्वर लहरी बहुत मधुर थी और वह गायन वादन कला में भी पूर्ण दक्ष थी। बाज बहादुर स्वयं भी गायन वादन कला का उस्ताद था। रूपमती के इन्हीं गुणों के कारण वह उसकी ओर आकर्षित हुआ था और तब उनमें परस्पर अगाध प्रेम हो गया। उस समय मालवा में संगीत विद्या बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी और अब तो बाज बहादुर और रूपमती दोनों ही उसकी उन्नति तथा साधना में ऐसे लीन हो गए कि जब अकबर के सेनानायक आदम खां के नेतृत्व में मुगल सेनाएं मालवा पर चढ़ आईं और सारंगपुर के पास तक आ पहुंची, तभी उन्हें इसका पता चला। अंत में सन 1561 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में पराजित होकर बाज बहादुर को भागना पड़ा। तब रूपमती आदम खां की बंदिनी बनी। उसके रूप और संगीत से मुग्ध आदम खां ने जब रूपमती को अपनी प्रेयसी बनाना चाहा, तब रूपमती ने विष खाकर बाज बहादुर के नाम पर जान दे दी और अपनी प्रेम कहानी को अमर कर दिया। रूपमती द्वारा रचित अनेक गीत और पद्य जन साधारण में तब से प्रचलित हैं तथा अब तक मालवा के कई भागों में लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। और अंतिम नाम के बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इनका नाम रहस्यों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगलों से घिरा हुआ बानगढ़ आज भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इसके बनने और खंडहर होने के कई किस्से इतिहास की किताबों में दफन है। कहा जाता है कि भानगढ़ में कोई भी व्यक्ति एक रात गुजारकर वापस जीवित नहीं लौटा। भानगढ़ के महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की राजकुमारी थी। वह अत्यंत रूपवती तो थी ही, साथ ही तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पारंगत थी। इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों का बहुत सम्मान होता था। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना तो वह वहां पहुंच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। एक बार उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वह रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का निर्णय किया। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि वह तंत्र सिद्धि बाबा हैं। रानी को यह तेल देना और उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और सिंघा के बारे में सब बता दिया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने यह जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका।
जहां बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से चट्टान पर बैठे सिंगा पर गिरा और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह शाप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के शाप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर हो गईं। लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस शाप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और इस जगह से के भुतहा होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।